चलें सर स्टार्ट करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर से आवाज आ रही है। कल वाला जरा 2 मिनट रिवाइज करना, जरा बच्चे इकट्ठे हो जाए। बुक नहीं बुक इधर चेक कर, सही है। ये सेम चैप्टर नहीं है, लेकिन उसमें फिर कुछ इसके आगे कंप्लीट लिखा हुआ है। इसका इसका है। अच्छा एक नजर रिवाइज करने को, कल से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो बता। चलो हरी आगे चलें जरा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कौन सा? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। एक सेकंड देखिएगा, एक्सट्रैक्ट निकालना शुरू करें सर। थर्ड ईयर का टैक्स के एंगल से कितना एक्सपेंस है? टैक्स के एंगल से क्या एक्सपेंसेस है, लेकिन अकाउंटिंग एंगल से कितना होना चाहिए? ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ पे इसका मतलब? 1500 फिर माइनस क्यों किए? इस साल लेस क्यों किया है? नहीं मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ। पहला और दूसरा साल देखा कि हमने पहले और दूसरे साल में मिला के 1500 जमा 4500 अगले 2 सालों का भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर नहीं दिया। तो थर्ड और फोर्थ ईयर में फिर एक्सपेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा अगर 3100 और 31,500 और 34,500 हो? ठीक है, चलो सर नेक्स्ट एक लाइन देखें। अभी रजिस्टर खोलना, बुक पैसे ले ली। यहाँ से हम लोग 2 डेफिनेशंस हमें फाइनल करनी है जरा। एक लफ्ज है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? असल में कैरिंग अमाउंट कहते हैं अमाउंट, लिख लेते हैं, at which an asset or liability is presented in statement of financial position. Amount at which asset or liability is presented in
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं। उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स आती हैं। असल में एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है वो कैरिंग अमाउंट्स हैं। तो अब आप ये बताएं फिर व्हाई डब्ल्यूडीबी इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट पे बैलेंस शीट में आता है या डब्ल्यूडीबी पे आता है? तो डब्ल्यूडीबी को भी कैरिंग अमाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डब्ल्यूडीबी ने फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना। लेकिन मेरी इस लाइन का मतलब ये है कि ये डब्ल्यूडीबी या कैरिंग अमाउंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के लिए नहीं है। सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज जिन जिन अमाउंट्स पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही हैं उन सब को कैरिंग अमाउंट बोला जाता है। मींस से अपने जहन में अगर हम एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाएं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आसान सा मतलब है इसका क्या हुआ, एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन रही है। तो उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बने हुई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो एसेट और लायबिलिटी की फिगर नजर आ रही होगी वो क्या कहलाएगी। मसलन क्या डेटर्स की भी कैरिंग अमाउंट होती है? डेटर्स की भी कैरिंग अमाउंट होती है सर? क्या क्रेडिटर्स की भी होती है? क्या लोन की भी होती है? क्या सेल की भी होती है? अब इतना भी जज्बाती नहीं होना। एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही, इनकम स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? तो जब भी मैं आपसे कहूँ कैरिंग अमाउंट बताएं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी। तो ब्रैकेट में जरा लिखें फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, figures in statement of financial position according to IFRS, according to accounting standards। मसलन अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सोच रहे हैं तो बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या बिल्डिंग की कोई अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी? लेकिन अगर स्टैंडर्ड में रख के सोचेंगे और कोई बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर बोरिंग कॉस्ट भी आ रही होगी सर। तो अपने जहन में अगर स्टैंडर्ड रखें और हर चीज का ट्रीटमेंट करते रहें तो जो फाइनल फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। क्लियर? एक वर्ड और लिखें, एक वर्ड आया था एक दिन पहले, टैक्स बेस। टैक्स बेस का अभी तक आपको क्या पता? कुछ तो पता है यार, अब इतना तो ना करें। टैक्स डब्ल्यूडीबी इतना तो पता है, लेकिन टैक्स बेस भी इसमें फाइनली किसको कहना है? अमाउंट attributed to asset or liability for tax purposes। वो अमाउंट जो हम दे देंगे, एट्रीब्यूट कर देंगे एसेट और लायबिलिटी को, किस एंगल से? टैक्स पर्पसेस से। मींस से ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक ऐसी अज्यूम्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के बनाई गई है। तो फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एक तरह अज्यूम्ड वर्ड इसलिए लगाना, हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। लेकिन इस डिस्कशन में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए हमें जरा सोचना पड़ता है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फिगर्स होंगी। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की फिगर्स होंगी उनको विजुलाइज करने का एक आसान सा तरीका क्या है कि अपने जहन में क्या बना लें, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लें और क्या सोच लें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स लिखी जाए तो एसेट्स और लायबिलिटीज के सामने क्या फिगर्स आ रही होंगी।
तो जो फिगर्स आ रही होंगी वो क्या कहलाएंगी, टैक्स बेस कहलाएंगी। मसलन टैक्स बेस, तो फिक्स एसेट्स की बात कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स की अगर कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो आप कैरिंग अमाउंट कहेंगे या टैक्स बेस कहेंगे? वो अमाउंट अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मानी, वो किसकी बेस पे फाइनेंशियल पोजीशन? सिंपली फिलहाल क्या ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कैरिंग अमाउंट की बात हो तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एक बैलेंस शीट ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। और अगर टैक्स बेस की बात हो तो एक ऐसी बैलेंस शीट हम सोचना चाह रहे हैं जो टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे फिगर है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या जहन में फिर नहीं आएगा, बोरिंग कॉस्ट ऐड नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो मीन्स से ये जो वर्ड्स हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ये सिर्फ एसेट्स के लिए नहीं, ये सिर्फ फिक्स एसेट्स के लिए नहीं, ये सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की बहस हो रही। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस हो सकता है? क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस हो सकता है? कब? अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट से सेम हो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेम ही हो, तो क्या होगा? करंट टैक्स की वर्किंग निकालें जरा कल, करंट टैक्स की वर्किंग। अगर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन ही सेम होती तो क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ही टैक्सेबल प्रॉफिट्स ना होते? और सिमिलरली अगर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम होती तो इस मशीनरी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर होती। ठीक है, देन सर ये नेक्स्ट हेडिंग लिखा। अब ये जो हमने कल एग्जांपल किया अभी वही कंटिन्यू है। एक हेडिंग बना लेते हैं, एन अल्टरनेट वे, कंसंट्रेट करना फुल आज, एन अल्टरनेट वे टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। कल डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कैसे की है जरा निकालना। 4500, 1500, फिर 1500, 4500। कल वर्किंग कैसे की? हमने डिफरेंस किया बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, मतलब जरा ईयर वन जरा देख, 15,000 का डिफरेंस था। अकाउंटिंग में प्रॉफिट कितना था, टैक्स में कितना था, डिफरेंस किस में था, अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स डिफरेंस। सेकंड ईयर डिफरेंस था, फिर डिफरेंस था, फिर डिफरेंस था। तो एक तरीका ये होता है कि आप प्रॉफिट्स में डिफरेंस लेके सोच लें, एक तरीका ये भी होता है कि आप कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस के एंगल से सोच लें। अभी ये काइंडली ध्यान में लाइएगा, पेपर में क्या करेंगे इंशाल्लाह कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स। नंबर वन, प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लें जो हमने कल कर लिए। अनदर वेज कि कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस का डिसीजन है। तभी आप देखिएगा इंशाल्लाह नेट आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसका तरीका क्या है, ये जरा एक मिनट जरा पहले देखें मैं कैसे लिखता हूँ। आपने डाटा कैंडी वो यूज करना, वो बुक है वैसे, लेकिन वो पेज तो है ना सबके पास, लास्ट पेज के एंड पे जो एग्जांपल इस पे आ जाएगा। बुक की जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा मैं, फिलहाल वो पेज ही सामने रखते हैं। एक मशीन थी सर, एक मशीन थी सर, कितने की? उस मशीन की डेप्रिसिएशन की वजह से ही प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ा, क्या ख्याल है? लेकिन अब इस मशीन को जहन में रख के आपने अकाउंटिंग और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट्स जहन में लानी है। तो लेट्स अज्यूम अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है फॉर द ईयर होती है या एज ऑन होती है? तो लेट्स अज्यूम अगर ईयर एंड आ गया, फर्स्ट ईयर एंड ऑफ ईयर वन,
तो आप मुझे बता सकते हैं एंड ऑफ ईयर 1 हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस मशीन की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी? 1 लाख की कॉस्ट है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पहले साल की क्या है? तो आफ्टर 1 ईयर 75,000, ये सी स्टैंड फॉर यहाँ कैरिंग अमाउंट लिखना। कैरिंग अमाउंट इज नहीं, कैरिंग अमाउंट पहले कंप्लीट करवाना। जब दूसरा साल एंड हो जाएगा तो कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? कैसे? 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी होगी एक्यूमुलेटेड? तो रिमेनिंग एसेट कितना रह जाएगा? 50,000। तो थर्ड ईयर अगर गुजर जाए कितने रुपए टोटल डेप्रिशिएट हो जाएगा? कितना एसेट रह जाएगा? अगर फोर्थ ईयर एंड हो जाए क्या चीज खत्म हो जाएगी? कैरिंग अमाउंट खत्म क्यों हो जाएगी? एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा अकाउंटिंग में। क्या सोचा और क्या लिख लिया? स्टैंडर्ड के मुताबिक सोचा और कैरिंग अमाउंट लिख लिया। किसी ने सोचा सर? जिसने सोचा वही बताए। अब टैक्स बेस में ऊपर वर्ड्स लिखे। अब क्या सोचो? अब ये सोचूंगा कि मशीन अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में आ रही हो तो किन फिगर्स पे आ रही होगी? तो काइंडली दोबारा जरा डाटा देखिएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, पहले साल की डेप्रिसिएशन, मशीन की कितनी अमाउंट आएगी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 60,000, व्हाई इट इज नॉट कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये 60 में से फर्दर लेस हो गया 30, तो कितना रह गया? 30, फिर 20 लेस हुआ 10 हो गया, और फाइनली टैक्स में भी फुली डेप्रिशिएट एसेट एट द एंड ऑफ 4 इयर्स हो गया। मैंने इसके बाद भी काइंडली से ना 2 कॉलम जरा बनाना है, तो काइंडली स्पेस रख के बनाइए। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये चले जी आगे, नोट कर लिया। नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग बना डिफरेंस। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस है? वो सर जी है सर, क्या वजह? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फर्क। कितना कितना डिफरेंस है कैलकुलेट कर देंगे। 15,000, 20,000, 15,000 and then 0. देन सर अगर इन्हीं डिफरेंसेस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाए, डिफरेंसेस मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, तो सिर्फ ईयर 1 का काइंडली करेंगे। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय
30% अगर किया जाए तो ये भी अब डेफर्ड टैक्स की फिगर्स आ गई हैं। कैसे? ये बात अपनी बड़ी ध्यान से मेरी सुननी। डेफिनेटली इस वक्त हमने एक वर्किंग की हुई है, जरा पीछे पेजेस पे रहना। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की हुई है सर। पहले साल का डेफर्ड टैक्स कितना है? यहाँ कितना आ रहा है? एक दूसरा भी जरा कीजिएगा, ईयर एंड ऑफ ईयर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग? 45 डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस सर जी? 20,000 है। डिफरेंस का नाम मल्टीप्लाई टैक्स रेट रख लिए। डिफरेंस कितना है? आगे 30% से मल्टीप्लाई करें। इधर आंसर आ रहा है 6,000। अपना देखें जरा, ईयर 2 का आंसर उधर क्या आ रहा है? ये क्या हो रहा है? अब यहाँ रुके जरा। ये कीजिए ना, हमने पहले वर्किंग की हुई है प्रॉफिट्स के साथ, लेकिन अगर वो वर्किंग ना भी की हो तो ये सारी वर्किंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस के डिफरेंस से रेट मल्टीप्लाई करके भी हो जाती है। और हम इस नतीजे पे भी पहुंच जाएंगे कि क्या ये जो फिगर्स हैं इनके रिजल्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है या कोई डेफर्ड टैक्स एसेट भी एक वर्ड आएगा, वो इंशाल्लाह फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। तो अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये अमाउंट किस चीज की है? नहीं, एक मिनट, मैंने बताना। आप एंड ऑफ ईयर 1 वाली जो फिगर्स हैं बस उन पे फोकस रखिएगा। 75,000 के 60,000 के और 15,000 में डिफरेंस है, और फिर हमने रेट मल्टीप्लाई किया। असल में ये 75,000 बता क्या रहा है? ये सेट कितने का था? कितने रुपए डिप्रिशिएट हो गया हुआ? क्या मैं कह सकता हूँ दिस 75,000 मींस फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? ये एसेट कितने का है? कितना डेप्रिशिएट हो गया हुआ है? क्या फ्यूचर में अब 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? फ्यूचर मींस नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर मींस जितने भी ईयर। हमारे इस केस में अब 3 सालों की डेप्रिसिएशन है। क्या 75,000 ने फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बनना है? 60,000 पे चले थे। क्या टैक्स में 60,000 ने फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन बनना है? तो 75,000 is reflecting futures accounting depreciation and 60,000 is reflecting futures tax depreciation. इसको अगर हम कंफर्म कर लें तो करंट टैक्स की वर्किंग निकल। करंट टैक्स की वर्किंग मैं इस वक्त किस डेट पे खड़ा होकर ये बातें कर रहा हूँ? ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड हो गया। तो अगर आप करंट टैक्स की फ्यूचर की फिगर्स देखें, फ्यूचर के करंट टैक्स, तो मींस से आप कौन कौन से साल देख रहे होंगे? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कितनी 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 डेप्रिसिएशन नजर आ रही है अकाउंटिंग की? 25 25 25। तो 75,000 मींस फ्यूचर्स टोटल डेप्रिसिएशन। नीचे आने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर 30, 20, 10, 40 क्यों नहीं बोला मैंने? वो तो डेप्रिशिएट हो गया है। डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर या पास्ट ईयर्स? फ्यूचर की बहस है। तो टैक्स में कितना टोटल डेप्रिशिएट होना? 30 जमा 20 जमा 10, बोर्ड पे देखें। इट मींस 60,000 इज फ्यूचर्स टोटल टैक्स डेप्रिसिएशन। जरा अपने लफ्जों में जरा बोल दें कि 75,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 60,000। क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 से कम होगी? क्या फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 ज्यादा होगी? ना वो होगी ना ये होगी। तो मैंने पहले गलती से सही बोला था। 75,000 is the future accounting depreciation, 60,000 is futures tax depreciation। क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 से कम होगी? हमें कैसे पता? हमें नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। ईयर 1 के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 कम हो। और इसके रिजल्ट में फिर क्या होगा?
अगर फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी तो क्या फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 ज्यादा हो जाएंगे? क्या अगर कम होगा तो फिर क्या ज्यादा हो जाएगा? देखिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, सबको पता है। तो अगर फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी तो देयरफॉर फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 ज्यादा हो जाएंगे। हम कंफर्म कर लेते हैं, जरा करंट टैक्स की वर्किंग निकालेंगे। किस साल के एंड पे खड़े हो गए हैं सर हम? व्हाट इज फ्यूचर्स प्रॉफिट? 3 लाख, लाख जमा लाख जमा लाख, फ्यूचर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट 3 लाख, प्लीज यार। व्हाट इज फ्यूचर्स टैक्सेबल प्रॉफिट्स? कैलकुलेटर कहां नजर पड़ी है आपकी? कहां कहां कहां? पहली फिगर पहली 85 शुक्र है 85 नहीं बचे। फ्यूचर 95,000 प्लस 105 प्लस 115 is equal to what will be futures accounting profit? Accounting profit, taxable profits। क्या 15,000 से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होंगे? अब दोबारा बोर्ड में देख के फैसला करते हैं क्या जरूरत है हमें उस वर्किंग की। और से सोचें जरा, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। कहाँ एक्सपेंस कम होगा? अकाउंटिंग में या टैक्स में? अकाउंटिंग में टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगी? 75,000। फ्यूचर ऐसे ही टैक्स की डेप्रिसिएशन क्या होगी? कहाँ ज्यादा होगी? वो ठीक है, लेकिन टैक्स रिलेट्स टू टैक्सेबल प्रॉफिट्स। फ्यूचर के टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए से कम होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 ज्यादा हो जाए। याद है? क्लियर है सर? एक सेंटेंस बोल देंगे क्या कम होगी क्या ज्यादा हो जाएगा। फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा हो जाएंगे? 15,000 ज्यादा हो जाएंगे। आखिरी मसला, अक्लमंद लोग हैं आप लोग। अगर फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 ज्यादा होंगे तो क्या उस 15,000 पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा? कैलकुलेटर उठा ले, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%। क्या ये 4500 फ्यूचर का एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं हमें नजर आ रहा है? क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा यार? क्या कोई बोझ महसूस तो नहीं हो रहा यार? अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? वैसे तो आपका मुल्क है माशाल्लाह, लेकिन आपका बिजनेस भी है। क्या एक्स्ट्रा टैक्स देना कोई बोझ महसूस तो नहीं हो जाएगा सर? तो क्या अगर एक्स्ट्रा टैक्स देना है तो इट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट? इसके साथ मैंने क्या लिखा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या इतने रुपए से हमारी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है? कंसंट्रेट अभी ना एकदम जज्बाती ना हो। क्या डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है सर? और आपको पता है कि डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है तो डबल एंट्री पूरी क्या होती है? मुझे कैसे पता चला ये 4500 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है? मुझे ऐसे पता चला सर, दोबारा जरा। 75,000 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है फ्यूचर की, 60,000 टैक्स डेप्रिसिएशन है फ्यूचर। मुझे ये पता चला कि टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 कम होगी। फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000, जिससे क्या होगा? 15,000 टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 रुपया बढ़ गए और टैक्स रेट 30% है तो हमें 4500 का एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। दे दिया है, देना होगा। कब पता चल गया है? ईयर 1 के एंड पे। तो अभी दिया नहीं है, देना होगा। तो फिलहाल ईयर 1 के एंड पे दिस अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी। देखिए आप डिटेल। एनी कंफ्यूजन भारत? अब कांडी इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, अगर आंसर वही है तो वो आसान सा तरीका है, इस चक्कर में ना खदागली पड़ जाएगी। ये भी आसान ही है। हर चीज कब तक मुश्किल होती है? जब तक उसे करना लिया जाए।
मोबाइल की कोई भी नई ऐप कब तक मुश्किल है, जब तक उसे यूं यूं करके फाइनल कर लीजिए, बस पानी खत्म हो गया। बल्कि यूं भी करते हैं कि नहीं, अब वो देख ही पता नहीं वो होती है सांस वो आसान इसलिए होती है कि सर उसे देखते ही नींदें उड़ जाती हैं, और अकाउंटिंग और देखते ही चाहे अभी सारा रात सो के आए हो दोबारा गलबा हो जाता है। किताब खुलने की देर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह नींद की वादियां हमारी इंतजार में हो जाती है। थके हुए हैं सुबह सुबह से, सारी रात पढ़ते रहे, कोई नहीं, जहाँ इतना पढ़े थोड़ा सा उसे। जी प्लीज नो, फाइनल है सर यहाँ पे। सेकंड स्टेप करवा दें इंशाल्लाह, थर्ड फोर्थ फिर आपको सोच लेंगे। लेट्स हम दूसरे साल के एंड पे आ गए, दूसरे साल के एंड पे आ गए जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए नहीं प्लीज, दूसरे साल के एंड पे। व्हाट इज 50,000 सर? फ्यूचर अकाउंटिंग डेफिनेटली कैरिंग अमाउंट्स हैं, टैक्स बेसिस हैं, लेकिन डेफर्ड टैक्स के एंगल से ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। क्या हम गलत सोच रहे हैं? 50,000 डेफिनेटली बैलेंस शीट में फिगर आनी है, लेकिन क्या ये 50,000 फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है सर? आप बस 50 रह गए, जो हो चुका है उससे बहस नहीं है। डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर ईयर्स के बारे में सोचना। तो 50,000 इज फ्यूचर्स डेप्रिसिएशन, किस डेट से ऑनवर्ड्स? सेकेंड ईयर के एंड से ऑनवर्ड्स। व्हाट इज 30,000? फ्यूचर्स टैक्स डेप्रिसिएशन। अब डिफरेंस है इनमें, क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 से कम होगी? और क्या अगर टैक्स डेप्रिसिएशन 20,000 से कम हुई तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स 20,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 20,000 से बढ़ गए तो क्या 6,000 का एक्स्ट्रा टैक्स देना हमारी लायबिलिटी बन जाएगा? तो इज दिस 6,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? क्या 6,000 अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? यस सर। अब कल वाली वर्किंग ले सामने, एक बड़े मौका तो है। भाई सही परेशान हुआ है, हमारी कल वाली वर्किंग में तो 1500 आंसर आया। जब आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे, अब ये मेरा सेंटेंस गौर से सुनिए, अगर आप प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट्स होते हैं एनुअल फॉर द ईयर। तो जब आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स के डिसीजन लेंगे तो पहले आपको डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस का पता चलेगा, और फिर लेजर देखिए नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाला, फिर वो फिगर्स पोस्ट करने से लायबिलिटी का क्लोजिंग भी पता चल जाएगा। क्या दूसरे साल का एक्सपेंस 1500 है? दूसरे साल का एक्सपेंस 1500 है, लेकिन क्या दोनों सालों का मिला के टोटल लायबिलिटी 6,000 है सर? तो अगर आप प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो पहले क्या पता चलेगा? फॉर द ईयर, और इंशाल्लाह लेजर बना के क्लोजिंग भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम कंपेयर किसे कर रहे हैं? अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स को कंपेयर करेंगे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस की बहस हो रही है, इस वक्त हमारे जहन में क्या है? प्रॉफिट्स हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है? तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स कंपेयर करेंगे तो वो एज ऑन होती हैं, और देयरफॉर हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी पहले क्लोजिंग आएगा, और फिर क्या ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करके फॉर द ईयर भी पता चलाया जा सकता है। अब यहां रुक के जरा थर्ड और फोर्थ ईयर की बजाय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एक रिवाइज लेजर नीचे खोलना जरा, बल्कि जरा अगर 6,000 के साथ हमने डीटीएल अभी नहीं लिखा, ये क्लियर हो गया ना, डीटीएल ही बनता है। पहले ये क्लियर कर लें कि 6,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है या नहीं, तो यहां तक लिख लें, फिर नीचे आ जाए जरा थर्ड और फोर्थ ईयर, बाद में खुद फाइनल कीजिएगा। स्टार्ट करवाएं, ब्रॉट डाउन, फर्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन 0। अब जरा देखें लेजर बना कैसे रहा हूं। अगर मैंने कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेस की बेस पे वर्किंग की है तो पहले मुझे ईयर 1 के एंड पे क्या पता चला? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये ठीक है जी? कल कैसे बना रहा था मैं?
पहले फॉर द ईयर पता चल रहा था, फिर क्लोजिंग आ रहा, यहाँ पहले क्या आया करेगा, क्लोजिंग, और फिर अब ओपनिंग नहीं है, तो क्या यही साल का एक्सपेंस भी होगा, हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो ब्रॉट डाउन अगर नहीं है, फिर यही एक्सपेंस लायबिलिटी भी है, बनाए पहले, यही लायबिलिटी एक्सपेंस भी है, चलेंगे इस तरह का। तो व्हाट इज द डबल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी, एंट्री सेम है, लेकिन सिर्फ फाइंड आउट करने का शायद सीक्वेंस रिवर्स हो रहा है, पहले क्लोजिंग फिर फॉर द ईयर, सेकेंड ईयर बनवाएंगे, ब्रॉट डाउन 4500, पहले आपको अपनी वर्किंग में अब क्या नजर आ रहा है, फॉर द ईयर या क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना 6000, अब फॉर द ईयर तक कैसे पहुंचो, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है कितना है 1500, किस तरफ आ रहा है, बस अब ये काम हमारा रह गया, सही बैलेंस कर लें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्या लायबिलिटी 4500 से बढ़ रही है, क्या लायबिलिटी 6000 से बढ़ रही है, क्या लायबिलिटी 6000 हो गई है, कितने से कितना बढ़ के कितनी हो गई है, तो हमें क्लोजिंग पता चल गया, फिर हम लास्ट ईयर का क्लोजिंग कंपेयर करके फॉर द ईयर भी निकाल सकते हैं। तो ये से मैंने सर्कल सॉर्ट ऑफ इसलिए लगाया, ये बैलेंसिंग फिगर आई। तो इस साल की भी डबल एंट्री क्या है, एक्सपेंस डेबिट है, लायबिलिटी क्रेडिट है, कितने से 1500 से, एंट्री हुई। क्लियर हो गया बात आपकी, आप क्लियर है, प्लीज, आप अचानक परेशान हुए मेरी बात। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस कंपेयर करेंगे, ये मैं सेंटेंस लिख भी देता हूं, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर पहले आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ही डेफर्ड टैक्स की फिगर आएगी, और फिर फॉर द ईयर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, और अगर हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो पहले फॉर द ईयर आएगा, और फिर उसके बाद डेफिनेटली क्लोजिंग भी आ सकता है। एनी कंफ्यूजन? अब थर्ड ईयर करवा देंगे आंटी, थोड़ा फास्ट ट्रैक में करवा देंगे दोबारा, मेरा ख्याल है, सोच लें जरा एक मिनट, जिस तरह की बात हुई है सेम है, ये सेम है। 25,000 क्या है, 10,000 क्या है, अभी भी टैक्स डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कम होनी है। अब उस आंसर को छोड़ दें एक मिनट, वहां जो हो गया था इंशाल्लाह वही होने लगा यहाँ पे। व्हाट इज 25,000, फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन व्हाट इज 10,000, या फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 से कम होगी, टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 से ज्यादा होंगे, टैक्स रेट 4500 अभी भी क्या है, क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है, सर ज्यादा देना है, अभी भी ज्यादा ही देना है, अब परेशान ना हो, अभी भी ज्यादा ही देना है। हाँ, लायबिलिटी के अगर एंगल्स देखें तो पहले कितनी थी लायबिलिटी और अब कितनी रह गई है, लेकिन अभी भी लायबिलिटी है 4500, अभी भी लायबिलिटी है। वंस अगेन, ये कौन सा बैलेंस पहले आया है, अपना लेजर देखें कल वाला, वहां तो 1500 लिखा हुआ है यार, तो ये पहले प्लीज क्या कैलकुलेट हुआ है, ये क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है, ओपनिंग क्या है इस साल का, थर्ड ईयर का ओपनिंग क्या है, तो क्या लायबिलिटी बढ़ी कम हो रही है, आइए जरा लेजर बैलेंस करें, तो लायबिलिटी भी खत्म नहीं हुई है, हाँ वो कम जरूर हुई है। तो व्हाट इज ब्रॉट डाउन 6,000, व्हाट इज कैरी डाउन 4500, बस आपका काम अब ये रह गया, लायबिलिटी का लेजर है, होपफुली क्रेडिट बैलेंस बैलेंस करने, अब किस तरफ डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, डबल एंट्री बोलना है, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी ऑफ डेबिट एक्सपेंस पे। ओके जी, प्लीज। लास्ट ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट विल बी फ्यूचर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी ज्यादा होगी, ठीक है अब जीरो ही होगी, तो क्या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है कम देना है, ये बहस ही खत्म हो गई। लेकिन ये जीरो क्या है, ये जीरो क्या कैलकुलेट हुआ है, वंस अगेन ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हुआ है। क्या इस साल का डेफर्ड टैक्स जीरो है, नो, लायबिलिटी जीरो है,
फॉर द ईयर 0 नहीं है। क्या ये क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है? लास्ट ईयर के लेजर बनाया था, ब्रॉड डाउन क्या होगा 4500 0। ये 0 में से लाइबिलिटी क्यों हो गई किसी को पता? पता है सबको पता है सर, हिम्मत करें हिम्मत करें। क्या जितना टैक्स एक्स्ट्रा देना था सारा दे दिया, ठीक है। तो फाइनल लेकिन इस साल फॉर द ईयर भी 0 है। डबल एंट्री बनती है। क्या सारी लाइबिलिटी रिवर्स हो गई है? किन 2 सालों में लाइबिलिटी बढ़ी और फिर किन 2 सालों में ये लाइबिलिटी खत्म हो गई? फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ये लाइबिलिटी बढ़ी और देन फिर ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर में रिवर्स हो गई। क्या ये डिफरेंस टेम्पररी था? टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है? जो अराइज हो जाता है और फिर रिवर्स भी हो जाता है। वक्ती तौर पर अराइज होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखने जो भी थोड़ी देर पहले बात हुई, नोट 1 एंड 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? If we compare accounting profits with taxable profits, then we get the figure of deferred tax for the year. Deferred tax for the year से मुराद इस साल नहीं, मतलब इस साल कितना आना है, इस साल रिकॉर्ड कितना होने 4500 1500 कल जो वर्किंग की है, पहले क्या पता चला इस साल का कितना है और क्लोजिंग का कैसे पता चला? वर्किंग करके लेजर बना के पता चला था 6000 4500 वगैरह। तो अगर हम प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? एंड इफ वी कंपेयर carrying amounts with tax base, carrying amount with tax basis, then we get the figure of closing balance of deferred tax. Closing balance of deferred tax जी नहीं, अब गेम अभी एडवांस होने लगी, ये लाइब्रेरी के साथ साथ एसेट भी हो सकता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस से समझ आ रहा है डिफरेंस, क्या वर्ड्स में फर्क है? फॉर द ईयर मिलेगा या क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा? नहीं मतलब एक ही बात है। फॉर द ईयर मींस जिसने प्रॉफिट लॉस में जाना, क्लोजिंग बैलेंस मींस जिसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो मतलब इस एंगल से लिखा हूं। डेफिनेटली भी हमारे इस केस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कौन सा मिला? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लेकिन इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आप बड़े होने लगे तो ये एक और डेफर्ड टैक्स भी होता है। एनी कंफ्यूजन सर बारे? तो कितने तरीके हो गए करंट टैक्स कैलकुलेट करने के? तो सारे करंट टैक्स कैलकुलेट करने के कोई 2 तरीके नहीं हुए, करंट टैक्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। हमारा यार अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट से करते हैं करंट टैक्स। ये कौन से टैक्स की बात हुई? डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के कितने तरीके हो गए, कौन कौन से? एक है प्रॉफिट्स को कंपेयर करना और एक है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कंपेयर करना। तो हमने पेपर में क्या करना है, ये अभी बहस नहीं, ये बहस बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2 करने से पहले अब पता नहीं बुक सबके पास है या नहीं है, या है? अगर है तो पेज 70 पे जाए, और जिनके पास नहीं वो पेज नंबर 2 पे आ जाए। बल्कि पेज 70 है भी या नहीं जरा, मेरे वो पुरानी किताब है, एक मिनट दिखाएं जरा। नहीं वो पेज नंबर 2 यार, वो जो टेबल पड़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पेज 70 है मेरा, पेज 70, पेज 74 है सॉरी, पेज नंबर 74 पे आप लोग जरा रिवाइज कर लें पॉइंट नंबर 9। गेम ऑन करें सर, पेज 74 या पेज नंबर 2 विच एवर इज एप्लीकेबल काइंडली। और पॉइंट नंबर कौन सा है? 9 अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? क्या टैक्स में अलाउंस का कोई कॉन्सेप्ट है सर? है तो सही यार। क्या टैक्स वाले बैड डेट्स मानते ही नहीं है? लेकिन कब मानते हैं? वैसे इस वक्त बुक की अब जरूरत नहीं है, वैसे पता नहीं हमने कहाँ पढ़ने की कोशिश करते रहना, मैं आगे पढ़ लूँ मैं पीछे पढ़ लूँ। बंद कर दे किताब, मैं भी कर देता हूँ, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। नहीं आप पढ़नी कंसंट्रेट करें जो हो रहा है, छोटी सी एग्जांपल है, सोच के करते हैं। लेट्स अज्यूम, पहले मुझे छोटी ये एग्जांपल पहले यहाँ तक बना लेंगे। अदर गेम सीधी स्टार्ट करते हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस से। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं यार? नहीं आप जरा वर्ड फाइनल करें जरा, वर्ड जी। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं अपने, लेकिन अंग्रेजी में जरूरी नहीं है, आपको क्या पता है कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? एक विजुअलाइज करें बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मेक इट सिंपल। और फिर जब टैक्स बेस के बारे में सोचेंगे तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में सोचेंगे। लेट्स अज्यूम आपकी, बल्कि इस एग्जांपल 2 में लेट्स अज्यूम ये फर्स्ट ईयर एंड है हमारा, अभी फिर सेकंड ईयर में जाते हैं। फर्स्ट ईयर एंड ऑन 30th June 2021। लेट्स अज्यूम ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ किस डेट पे? 30th June 2021। फर्स्ट ईयर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि फिलहाल अभी ब्रॉड डाउन जहन में ना आए। हाँ क्या ब्रॉड डाउन भी होते हैं? फिर मैं सेकंड ईयर में जाता हूँ, क्या जो कैरी डाउन होंगे वो ब्रॉड डाउन बनेंगे? वो सर जी आपकी इस बैलेंस शीट में इस दिन 30 जून 2021 पे डेटर्स की फिगर आ रही है सपोज 5 लाख। डेटर्स आते हैं बैलेंस शीट में, तो जिस वैल्यू पे आ रहे हैं वो कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन करंट एसेट्स, सारे एसेट्स सारी लायबिलिटीज की बहस होगी। क्या आप सेल रिकॉर्ड कर चुके होंगे? वो क्या डबल एंट्रीज हुई होंगी कि डेटर क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ गया? सेल रिकॉर्ड होगी, सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, पैसे नहीं मिले। क्या अकाउंटिंग में रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है? ये दोबारा करनी जरा पेज नंबर 2 देखें आप, अगर मेरा ख्याल है वो पेज, अभी बुक रहने दो, जो पेज है वही देखें। तो कल से इंशाल्लाह बुक सबके पास आ रही है, कल से देखेंगे। इससे पॉइंट नंबर 7 जरा ढूंढे, 7 6 जरा ढूंढे, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। क्या रेवेन्यू एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है? लेकिन यहाँ मैंने इसलिए आपको दिखाया, जरा आगे भी देखें टैक्स में। क्या टैक्स में भी जो सेल्स हैं वो अक्रूवल बेसिस पे ही है? तो आप जरा टैक्स पॉइंट भी से बैलेंस शीट बनाए जहन में। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट होगी? ये कब डिफरेंट होती है? क्या उन्होंने भी अक्रूवल बेसिस पे ही सेल को रिकॉर्ड किया है? तो क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम होगी? किस पॉइंट की वजह से? पॉइंट नंबर 6 की वजह से। लेकिन जब ये साल गुजर गया तो आपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन डेटर्स को जब गौर से देखा 5 लाख को,
तो आपने ये महसूस किया कि 5% अलाउंस बनना चाहिए। कैलकुलेटर पकड़ना। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, आंसर आ गया। और सर जी प्लीज आ गया यार, मेरे सामने तो 50,000 भी आ गया। प्लीज क्या आंसर आ गया? क्या अकाउंटिंग में अलाउंस बनाने का कोई कॉन्सेप्ट है यार? क्या डबल एंट्री की मैंने आपसे पूछे बगैर ही? बैड डेट्स डेबिट किए होंगे, अलाउंस क्रेडिट हो गया। बैड डेट्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आएंगे सर? क्या हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया? लेकिन टैक्स वाले भी तो अलाउंस बनाएंगे यार, वो अलाउंस बनाएंगे नहीं, देयरफॉर वहां अलाउंस होगा नहीं, और इस डिफरेंस की वजह से हमारी फाइनल कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। अब स्टेट डेटर्स की फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5 लाख आ रही होगी या 475? आपकी कैलकुलेशन में 475 आएगा। हाँ वर्किंग हो सकता है, दिखा रहे हैं 5 लाख लेस 25,000, लेकिन फाइनली आपके एसेट्स के टोटल में 4-5 लाख आ रहा होगा, 475 आ रहा होगा। तो फाइनल कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी 4,75,000 अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग। लेकिन अगले कॉलम में जाएगा, अगर आप टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट विजुअलाइज कर रहे हैं तो क्या वहां टैक्स बेस 5 लाख ही रहेगी? क्या डिफरेंस आ गया है? किस वजह से आया है? क्या डिफरेंस आ गया है? क्या इस डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, एसेट बनेगा? ये सोचना मेरा काम है। अब यहां तक आ जाए। ये नोट करके जरा बताना। डेफिड टैक्स सोचने से पहले जरा इस साल की मीन्स 30 जून 2021 की करंट टैक्स की वर्किंग करवाएं। ये लिख लिया, नेक्स्ट हेडिंग लिखे। What is the starting point of this current tax working? Profit before tax. Let's assume it is 2 lakh. अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? वो प्रॉफिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट हुआ। क्या ये हो सकता है कि ये गलत कैलकुलेट हुआ? हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो, वी ऑलवेज अज्यूम कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो सही ही होगा। हाँ, अगर पता चल जाए कि ये गलत है तो बाकी काम तो साइड पे हो जाएंगे, पहले हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम इट इज करेक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। जी सर, 2021 जो इंफॉर्मेशन है बस वही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे सामने है, इसे टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना हमने। कोई इशू इस साल? क्या इसके अंदर सेल आ रही होगी?
सेल आ रही होगी सर, टैक्स वालों को सेल पे कोई इतराज होगा? उसका तो कोई मसला नहीं है, सेल सेल अक्रूवल बेसिस। लेकिन क्या हमारे इस प्रॉफिट में बैड डेट्स आ रहे होंगे? बैड डेट्स आ रहे होंगे, अलाउंस नहीं आ रहा होगा। जादू कोई नहीं करना, ये प्रॉफिट है। अगर इसमें अलाउंस आ रहा होगा तो पहले उसे निकाल के ठीक करें। अलाउंस का काम कहाँ है? बट सही गिरेगा वरना फजूल में परेशानी रहेगी। इसमें क्या आ रहा होगा? बैड डेट्स का एक्सपेंस की एंट्री बोले, अलाउंस क्रेडिट। इसमें बैड डेट्स एक्सपेंस आ रहा होगा। क्या ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा? क्या ये हमें बैड डेट का एक्सपेंस टैक्स वाले अलाउ कर देंगे? इस साल नहीं करेंगे, कब करेंगे? जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे। तो फिलहाल सपोज कोई एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है, तो क्या करके हमें वर्किंग करनी पड़ेगी? क्या एड बैक करना पड़ेगा? बैड डेट एक्सपेंस एड बैक करना पड़ेगा। कितना है बैड डेट एक्सपेंस? 25,000। करें एड बैक। ये एड बैक समझ आ गई थी प्लीज सबको? एक एक्सपेंस है, पहले क्या हुआ था? लेस हुआ होगा। क्यों एड बैक किया सर? अलाउड नहीं है। टैक्सेबल प्रॉफिट्स की अमाउंट क्या होगी? 225,000। ठीक है। टैक्स रेट अभी 30% ही रखें। फिर ये टैक्स रेट आपने वैसे सोचना नहीं है, एग्जामिनर खुद ही बताएगा। अपनी इस वर्किंग में जरा स्टेट फिगर्स आ रही हैं। सपोज टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो अमाउंट बन जाएगी 67,500। टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा? करंट टैक्स कैलकुलेट होगा। अब डेफिट टैक्स पे जाने से पहले यहीं पे जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सपेक्ट बनवाओ। For the year ended 31st December, sorry 30th June 2021. फिलहाल starting from profit before tax 2 लाख, 2 लाख या 225, ये सही फाइनल रखिएगा प्लीज फिगर्स। करंट टैक्स की वर्किंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट हुई। ठीक है, ठीक है सर। ये सेम वर्किंग में दोबारा शुरू कर दी मुझे लग रहा। क्या कैलकुलेट करने लगा, आप क्या बनाने लगा सर? नेक्स्ट वर्ड चले बोल दो, मुझे पता चलेगा आप क्या जेन मिला रहे हैं। इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे टैक्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स आएगा, फिर आफ्टर टैक्स आएगा। टैक्स में कौन सा पहला कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर चुके हैं? करंट टैक्स। कितना करंट टैक्स? डबल एंट्री बोल रहे थे। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। डन है। देन वर्ड्स लिख रहे जरा, डेफर्ड टैक्स। क्या इस डिस्कशन में कोई डेफर्ड टैक्स भी है? नहीं, अब ये डिसाइड करते हैं, अभी सोचते हैं। पहले जरा उसी तरह जिस तरह कल किया था, प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं, फिर वैसे ही इंशाल्लाह करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ। करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखें और कंसंट्रेशन के लेवल प्लीज जरा बढ़ा दीजिएगा। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट सर? आगे है सर। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? 2,25,000। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना कम है? वो शुरू वाले सालों में कम होता है, कल चेक कर लें। तो कल और है, आज और। क्या डिफरेंस मौजूद है वैसे? कितना प्रॉफिट कमाया है? 2 लाख। कितने पे टैक्स दे रहे हैं?
कम प्रॉफिट्स पे दे रहे हैं, ज्यादा पे दे रहे हैं? कितने ज्यादा पे दे रहे हैं? 25,000 लिखे कैलकुलेटर में। 25,000 लिखे कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाइड बाय 30% कर दें। क्या आपने इस साल 25,000 के प्रॉफिट्स पे अमाउंटिंग टू ₹7,500 एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया है? तो पिछले सालों का दिया है ना, तो पिछले सालों का दिया है, कल तो पिछले सालों वाला दिया। थर्ड एंड फोर्थ ईयर देखो, कल वाला एग्जाम्पल निकाले, थर्ड और फोर्थ ईयर करंट टैक्स की वर्किंग। थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 1,500 ढूंढे 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 नजर आ रहा, 31,500 में 1,500, और लास्ट ईयर का टैक्स 34,500 के अंदर 4,500। क्या एक्स्ट्रा टैक्स नहीं दे रहे थे? पिछले सालों का दे रहे थे या अगले सालों का दे रहे थे? पिछले सालों का दे रहे। क्या यहाँ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि डिसाइड अब ये करना है, एक्स्ट्रा तो दे रहे हैं, 7,500 एक्स्ट्रा टैक्स है, इस साल का बनता नहीं है। कैसे एक दो दोबारा फाइनल करने, 2 लाख लिखेंगे कैलकुलेटर पे। अगर प्रॉफिट है 2 लाख और टैक्स रेट है 30%, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितना टैक्स बनता है? कितना टैक्स बनता है? क्या सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स फाइनली 60,000 होना चाहिए? आता है याद कुछ? 1,30,000, 2,60,000, तो नजर कितना आ रहा है बॉक्स में? 67,500। होना कितना चाहिए? क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया जा रहा है? डिसीजन बस ये लेना है, अगर तो ये पिछला दिया जा रहा है, कंसंट्रेट कीजिएगा, अगर तो ये पिछला इस साल दिया जा रहा है, फिर तो लायबिलिटी कम होगी, और अगर ये एक्स्ट्रा अगले सालों का इस साल दिया जा रहा है तो फिर ये ऐसा। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने 3 सालों का रेंट एडवांस में दिया हो, 3 लाख रुपए 3 सालों का रेंट एडवांस में दिया हो, और एक मिनट 400 दे, आपने ये पूरा 3 लाख 3 सालों का मींस 1-1 लाख हर साल का, आपने इसे 3 लाख को इनकम स्टेटमेंट में लिख लिया हो, गलत लिखा 3 लाख गलती से इनकम स्टेटमेंट में लिख लिया, साल गुजर गया। अब आप क्या करेंगे? 2 लाख निकाल लेंगे, कहां से निकाल के कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के एसेट्स में ले जाएंगे। क्या एंट्री कर लेंगे? उसकी एक्सपेंस डेबिट नहीं है, 3 लाख गलती से लिख लिए और 1 लाख लिखना था, अब 2 लाख कहां से निकाला कहां ले गए? एक्सपेंसेस डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, एसेट बढ़ गया, एक्सपेंस कम करके आप एसेट बढ़ा रहे हो, अगले सालों का ही। इसे कब प्रॉफिट लॉस में होना चाहिए? जब अगले साल आएंगे। तो अगर तो ये टैक्स पिछले सालों का जो इस साल एक्स्ट्रा पे हो रहा है, फिर तो इसका पे करने से हमारी लायबिलिटी डेबिट होगी, लेकिन अगर ये इस साल अगले सालों का है तो फिर ये एसेट में डेबिट होना चाहिए, एक्सपेंसेस में नहीं होना चाहिए। तब डिसीजन यहाँ क्या लेना हमने कि ये पिछला ज्यादा पे हो रहा है या इस साल अगले सालों वाला पे हो रहा है। वो ठीक है आपकी बात कि ये पहला साल ही है, तो पहला ही साल अगर है तो पिछला साल कहां से आ गया, लेकिन हम जरा सही क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई ही फ्यूचर का टैक्स है जो हम इस साल पे कर रहे हैं। यहां तक सबको पता है कि ये हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, पहले ये बता दीजिएगा। तो मैं डिसीजन ये लेने लगा हूं कि क्या ये वाकई ही फ्यूचर का एक्स्ट्रा टैक्स है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपने कोशिश की तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जरा अज्यूम करते हैं कि हम बड़े हो गए, या अल्लाह बचाए। हम इस वक्त खड़े हैं 2021 के अंदर, हमने 25,000 रुपए को 25,000 रुपए को, कौन सा 25,000, बैड डेट्स के 25,000 रुपीज को एक्सपेंस बना लिया हुआ है, और सारी बना लिया सर। क्या ये एक्सपेंस टैक्स वाले हमें कभी अलाउ करेंगे?
कभी अलाउ करेंगे, इस साल तो नहीं करेंगे, कभी कभी अलाउ करेंगे। हाँ जी, अगर कभी एक्चुअल हो गए तो अलाउ करेंगे। क्या एक्चुअल इससे डिफरेंट भी फ्यूचर में हो सकता है? लेकिन बेटा वो तो तभी पता चलेगा जब वो टाइम आएगा। हो सकता है एक्सपेंस हो ही ना, पहले तो ये सारी चीजें जरा सोच के निकाल देते हैं। हो सकता है पहले बाद में पता चले कि एक्चुअली एक्सपेंस हुआ ही नहीं। हो सकता है पता चला 30 हो गए, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, हो सकता है 25 से कम हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज इस वक्त आपको नहीं पता होंगी। अगर आपको ये पता होती सारी पॉसिबिलिटीज, तो अगर आपका ख्याल होता 30 होगा तो आप 30 बनाते, आपका ख्याल होता 15 होगा तो 15 बनाते, आपका ख्याल होता कि ये नहीं होना तो आप ना बनाते। फिलहाल हमारा जहन क्या कहता है कि ये कितना खर्चा हो जाना है, 25,000 हो जाना, इसलिए हमने अपने बेस्ट एस्टीमेट के बेस पे ये वर्किंग कर दी। ये मेरी बात समझ आइए प्लीज। डेफिनेटली कब एक्चुअली पता चलेगा, जब वो फ्यूचर के ईयर्स आएंगे। लेकिन इस वक्त हम अपनी इसी फिगर की बेस पे मैक्सिमम क्या सोच सकते हैं, आइए सोच के देखते हैं। हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 25,000 का बेड डेट्स होने से अगर ये एक्चुअल हो गए फ्यूचर में, तो क्या टैक्स वाले हमें अलाउ कर देंगे? और सभी कर देंगे सर। अलाउ कर देने का मीनिंग क्या है? करंट टैक्स की वर्किंग जरा ज़हन बनाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम उस साल को सोच रहे हैं जिस साल में एक्चुअल बैड डेट्स होने। हमारी अकाउंटेंट्स की एक्चुअल बैड डेट्स की डबल एंट्री क्या होगी? इस तरह करेंगे, इस तरह कोई फायदा नहीं है। क्या हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है? जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? अलाउंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट करने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई दोबारा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्ज करें उस साल 5 लाख का प्रॉफिट है, जिस साल ये एक्चुअल बैड डेट्स होंगे, तो एक्चुअल बैड डेट्स रिकॉर्ड करने से हमारा 5 लाख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा या पड़ा होगा। लेकिन करंट टैक्स की अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या ये 25,000 आप अपने उस 5 लाख में से टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेस कर रहे होंगे सर? तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स फ्यूचर के कम हो जाएंगे? वो कैसे, वो कैसे? 5 लाख हमें से 25,000 प्लस एड बैक करेंगे या लेस करेंगे, तो कितना रह जाएगा? ये वर्किंग हमने बेटा की भी हुई है, मेरा ख्याल इस तरह नहीं बात बन रही। मैं दोबारा लिखने की बजाय जरा अपने रजिस्टर खोला जरा, ये परसों की शायद बात है, देखें। नहीं, अपने रजिस्टर में देखना है आपने, मेरा ख्याल अपने 14 और 15 की कुछ वर्किंग की होगी, सभी की हुई है यार, हर चीज मुझे जाते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग, बैड डेट्स यहाँ हेडिंग लिखी है आपने, बैड डेट्स, बैड डेट्स नहीं लिखी, मेरे ख्याल हमने थर्ड पेज से पढ़ा था, थर्ड पेज सामने रखा। टू 2014 ढूंढे, थर्ड पेज मिल गया जी, मिल गया सर। 14 में बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 14 यार, 8 लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? और सदी कितना है सर? ज्यादा है या कम है? क्यों ज्यादा हो गया? एक एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ, क्या 15,000 के ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे होंगे आप? सर ज्यादा पे दे रहे होंगे सर। लेकिन अब आ रहे 2015 में जब ये एक्चुअल बैड डेट्स बन गए, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था? 9 लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या बना? 8,85,000 बना सर। क्या फिर जब एक्चुअल बैड डेट्स हुए तो आप कम प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे? सर कम प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे। क्यों कम प्रॉफिट्स पे टैक्स देंगे?
क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में पहले दिया होगा। किस साल दिया होगा और किस साल कम दे रहे होंगे? क्या 14 में जितने प्रॉफिट्स पे एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं उतने ही प्रॉफिट्स का टैक्स इफेक्ट कम हो जाएगा जिस साल में एक्चुअल बैड डेट्स होंगे? नहीं समझ आ रही मेरी बात? दोबारा जरा, 14 में क्या हम ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं? कितने ज्यादा पे दे रहे हैं? क्या जितने ज्यादा पे दे रहे हैं वो इनफैक्ट हम 2015 के प्रॉफिट्स वाला दे रहे हैं? हिम्मत 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 नहीं, मतलब हम 2014 में कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं फाइनल, और 2015 में क्यों कम दे रहे हैं? क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2015 वाला टैक्स 2014 में ऑलरेडी दे दिया था? तो 14 में जब एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर वो 15 का दे रहे हैं तो 14 के एंड पे उसे एसेट समझा जाए या एक्सपेंस समझा जाए? तो बैड डेट्स में असल में होता क्या है, आप अकाउंटिंग में एक्सपेंस पहले बनाते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे, और टैक्स वाले इसे एक्चुअल बेसिस पे बाद में अलाउ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे एक्सपेंस बनाते हैं, लेकिन टैक्स वाले इसे बाद में अलाउ करते हैं। उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारा एक्सपेंस पहले एड बैक हो जाता है, उससे टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यही टैक्स कब सेव हो जाएगा, जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे। तो ये जो टैक्स सेविंग हो रही है उसकी वजह क्या है कि हमने एडवांस में एक्स्ट्रा टैक्स दिया होगा। कुछ बात समझ आई? आए वापस से हम फिगर्स लिखते हैं, तो देख रहे हैं आप, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ये जहां पे एक्सट्रैक्ट्स बना रहे थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के, उसके नीचे एक सेंटेंस लिखते हैं, टैक्स ऑफ रुपीज बताएंगे स्टोरी में। टैक्स ऑफ रुपीज 7500 कैलकुलेट कैसे हुआ? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%। टैक्स ऑफ रुपीज 7500 recorded in current tax of 2021 relates to future periods. तसल्ली से पढ़ें, सोचे मैंने क्या लिखा है। क्या करंट टैक्स के अंदर, क्या एक करंट टैक्स के अंदर जो 7500 है, सर ये है सर, वो फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है? तो अगर ये फ्यूचर पीरियड से रिलेट करता है तो क्या ये आपका कोई एसेट है या लायबिलिटी है? देखिए बेटा, सिचुएशन अब दो ही हैं। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर आपने करंट ईयर में कम टैक्स दिया है, वो जो करंट टैक्स कम टैक्स आपने दिया है वो कब देना पड़ेगा? फ्यूचर में। तो अगर कम दिया है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर ज्यादा दे दिया है रिलेट्स टू फ्यूचर तो फिर उससे एसेट बन जाए। एसेट मींस टैक्स सेविंग है ये। क्या ये 7500 फ्यूचर में टैक्स सेव हो जाएगा? कंसंट्रेट कर जरा, क्या 7500 फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? जब ये एक्चुअल बैड डेट्स होंगे, जब कभी एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? आप सोच के फाइनल बताएगा। जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तो क्या टैक्स वाले इसे एज एन एक्सपेंस अलाउ करेंगे? सर एक्सपेंस अलाउ करने से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम होंगे तो
टैक्स सेविंग होगी, टैक्स सेविंग होगी। अगर फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा तो इट रिलेट्स टू डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा, फ्यूचर में ज्यादा टैक्स क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इस साल कम दिया होगा कंसंट्रेट, और फ्यूचर में कम टैक्स क्यों देना पड़ेगा? तो ये असल में टेम्परेरी डिफरेंसेस फिलहाल डिस्कस हो रहे हैं। अगर हमने इस साल कम दिया, जो एग्जांपल 1 में आया था, तो जितना कम दिया वो अगले सालों में देंगे, और अगर इस साल ज्यादा दिया है तो फिर अगले सालों में कम अगर देंगे तो ये सेविंग फ्यूचर में होगी। तो टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। एक सेंटेंस और लिखना भैया, दिस इज अ प्रीपेड टैक्स। सोचा जरा सेंटेंस, हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि दिस इज अ प्रीपेड टैक्स एज ऑन prepaid tax as on 30th June 2020, 30th June 2021. This is a prepaid tax as on 30th June 2021, which is called as deferred tax asset, which is called as deferred tax asset. Prepaid tax asset है सर, ये asset है सर, और इसकी एक एब्रीविएशन बना लें, deferred tax asset. बात अब क्लियर है प्लीज? सारी बात क्लियर है सर, लेकिन इसकी एंट्री बनाने से पहले जरा 1 मिनट एक्सट्रैक्ट से वापस आ जाए जरा। अब जरा ये बॉक्स देखें, जो मेरा बॉक्स आपके सामने बनाया, करंट टैक्स के सामने कितना लिखा हुआ है? और सर जी कितना लिखा हुआ है सर? और टैक्स होना कितना चाहिए? 60,000। क्या 67,500 को 60,000 मींस कम करना है या ज्यादा करना है? ये कम ज्यादा ही की सारी बहस है। क्या इस 67,500 में से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 7,500 यहां से निकाल के, कहां से निकाल के? इनकम स्टेटमेंट से निकाल के बैलेंस शीट में एसेट बनाना है? तो पहले आप इस तरह करें, जरा फिगर्स लिखनी कैसे चाहिए वो लिखवाएं। 7,500 को विद ब्रैकेट लिखो या विदाउट ब्रैकेट? अब 67,500 के साथ अगर ब्रैकेट लगाइए तो ये एंट्री क्या है? एक्सपेंस डेबिट है, पेएबल क्रेडिट है। तो ये 7,500 से अब एक्सपेंस हमने बढ़ाना है या कम करना है? तो असल में हमें क्या कम करके क्या बढ़ाना पड़ना है? तो व्हाट इज द डबल एंट्री देन? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट एंड डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट। हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट टैक्स के अंदर 7,500 ज्यादा एक्सपेंस शामिल हो गया है, तो उसको काट के ठीक क्यों नहीं कर लेते? नहीं मतलब उसकी रीजन है, हम उसे काट के 60 क्यों नहीं कर लेते? करंट टैक्स के एंगल से वही एक्सपेंस है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 7,500 एक्सपेंस नहीं है। करंट टैक्स के मुताबिक कितना एक्सपेंस है? वो सही कितना है? तो वो 67,500 करंट टैक्स एंगल से बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि इसमें जो 7,500 है वो फिलहाल एक्सपेंसेस में नहीं, वो एसेट्स में होना चाहिए। ठीक है? एनी कंफ्यूजन नाउ? फाइनली जी निजम साहब, बात तो ये बन रही है, लेकिन मेरे ख्याल इस वक्त वो ऐसा इस तरह से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बात से इतना फाइनल करते हैं। जी काली अभी नोट कर लीजिएगा, कोई अगर आगे पीछे रह गया तो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, बाकी भी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है, आपको चाहे ना भी लग रहा हो। टू मच टाइम इज लेफ्ट, बात जरा सही तरह कंक्लूड हो जाएगी। जरा चेयर मोड़ के देखने, सही तरह नजर नहीं पड़ी। नहीं ठीक है, इंपॉर्टेंट इशू। जी नोट कर लिया सर? जी नोट कर लिया सर?
अब एक आखिरी सवाल ये आपसे यहाँ तक, बिजी हैं सर? एक बात करना चाह रहा हूँ, अलावा ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया, क्या ये बेटा एसेट हमेशा ही रहेगा भैया? एसेट कब तक रहता है? जब तक उसका बेनिफिट मिल ना जाए। तो इस 7500 का क्या हमें कभी बेनिफिट मिलेगा सर? आज नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करवाएगा है टाइम सर, हिम्मत करें। लेट्स अज्यूम 30th जून 2022 का एंड आ गया। और इस साल एक सेंटेंस और लिख लें, एक्चुअल बैड डेट्स हो गए। एक्चुअल बैड डेट्स ऑफ रुपीस, फिलहाल मैं सेम फिगर्स इसलिए ले रहा हूँ कि जरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी डेफिनेटली एक्चुअल बैड डेट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम कि जो हम एक्सपेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली हो गया। एक दफा जरूर सही डबल एंट्री फाइनली बोल रहे, हम अलाउंस बना चुके थे, तो अलाउंस डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट। तो करंट टैक्स की वर्किंग करनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम 3 लाख इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 30th जून 2022। इस 3 लाख में से 25,000 के एक्चुअल बैड डेट्स पहले भी लेस हुए हैं। नहीं बेटा, पिछले साल डिफरेंट, मतलब यही चीजें सही करने वाली, पिछले साल अगर हो तो इसमें तो नहीं हुए। ये प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड नहीं है, ये फॉर द ईयर है। तो इस 3 लाख में से 25,000 के एक्चुअल बैड डेट्स लेस नहीं हुए, नहीं हुए होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं और जो हमने अकाउंटिंग एंट्री करनी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 25,000 रुपया इस पीरियड का अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं है। लेकिन हम कौन सी वर्किंग कर रहे हैं? करंट टैक्स की। क्या टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये एक्चुअल बैड डेट्स एक्सपेंस है सर? तो हमारे मुताबिक एक्सपेंस नहीं है। हम कौन है? हम अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है। कुछ करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? पूरे वर्ड्स के साथ बोलना। एक्चुअल बैड डेट्स को क्यों लेस कर देंगे? पहले भी तो लेस हुए हैं। तो पिछले सालों की बात नहीं हो रही है, फॉर द ईयर की बहस है। क्या ये 25,000 इस साल लेस करके टैक्स देना चाहिए? एनी कंफ्यूजन? अब जो असल में डिसाइडिंग चीज देखने वाली वो ये है कि अकाउंटिंग का प्रॉफिट कितना है, टैक्स का कितना है। क्या कम प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हैं? बाकी फिर अगले साल दे देंगे। बस ये चीजें अब लिंक करने वाली हैं। क्या ये बाकी अगले सालों में देंगे या ऑलरेडी दे चुके हैं? तो क्या उस एसेट का फायदा मिल गया जो मिलना था? मल्टीप्लाई बाय 30%, 80 to 500। व्हाट इज 80 to 500? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। इस साल का टैक्स बनता कितना है? अकाउंटिंग माइंड से बनता कितना है? कैसे करेंगे 3 लाख इंटू 30%। बनता कितना है? कैलकुलेट कितना हुआ है? कितना फर्क है? क्या 7500 और एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या 7500 और एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए? यस सर, इस साल होना चाहिए। क्या इस साल 90 एक्सपेंस होना चाहिए, 80 to 500 होना चाहिए? 80 to 500 किसके सामने नजर आ रहा होगा? हालांकि टोटल नजर आना कितना चाहिए? 90। क्या 7500 से एक्सपेंस बढ़ना है? क्या एक्सपेंस बढ़ना है? तो डबल एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट क्यों नहीं होगी? फ्यूचर में नहीं देना, पहले दे चुके हैं।
तब फिर एक्सपेंस की डबल एंट्री क्या होगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स एसेट क्रेडिट। एसेट कब तक रहेगा? बेटा इस तरह नहीं करेगा, इस तरह क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? नहीं पढ़ना तो बेटा बाहर चला जाओ। मैं दुनिया का मासूम तरीन आदमी, उस गरीब को भी यही साया हुआ साहब, और मैं तो आज तक नहीं बोला। आइडियल मौका था वैसे, दोबारा एक दफा फुल एफर्ट करनी है। मैं शुरू करने लगा बोलना, पहला मिशन वो था, अब ये है, बल्कि एक और काम भी हो सकता है। और शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये शर्मिंदा मैंने होना है, ये बनता मेरा ही है। मैं इसलिए तो क्लास में आया था, आज फिर जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर पढ़े जा रहे हैं। क्या एक्सपेंस 7500 से बढ़ना है सर? और क्या डबल एंट्री होके बढ़ना है? एक्सपेंस डेबिट एंड डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों क्रेडिट? प्रीपेड एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रहने वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर कल लिखेंगे, कंक्लूड कल कर लेते हैं। अब बुक मेरा ख्याल अवेलेबल होगी भी, काइंडली अगर सबके पास हो तो जरा क्वेश्चन करना कल, बस इसको पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर कहीं यहीं से डिस्कस जी वो कल कंप्लीट कर लेते हैं, जरा टाइम कम है, वैसे जल्दबाजी में लिख के फाइनल कर लेंगे। आप भी जरा रिवाइज करिएगा तो ताज़ा ताज़ा ना हो। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।